डाल भी देना अभी। देखिए सुक्रोज का जल अपघटन, जब चीनी का जल अपघटन कराते हैं तो ये दो भाग में टूटता है, किसमें किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। चीनी का फार्मूला C12H22O11। चीनी का जल अपघटन कराते हैं मतलब किससे रिएक्शन कराते हैं, जल से। किससे बाबू, तो ये टूटता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तने मिला लीजिए तो कौगो कार्बन है, 12। इधर भी कार्बन 6, हाइड्रोजन कितना है, 22 और 2 24। यहाँ भी 2 है, 22 और 2 24, तो 12 12 24। ऑक्सीजन 11 1 12 6 6। अब किसका जल अपघटन कराते हैं, लैक्टोज का। लैक्टोज का भी फार्मूला C12H22O11 होता है, सेम फार्मूला होता है। पीछे जो सुक्रोज का फार्मूला है वही लैक्टोज का भी फार्मूला है, C12H22O11। इसका भी क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल से रिएक्शन कराते हैं। सेम आंसर होगा, ये भी बनेगा ग्लूकोज और क्या, फ्रुक्टोज। ये भी क्या बनेगा, ग्लूकोज और क्या, फ्रुक्टोज। मतलब आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ है, बदल गया है। आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ है, बदल गया है। किसी को कोई दिक्कत, देख लो आंसर सेम है। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, लैक्टोज के जल अपघटन से भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। किसी को कोई दिक्कत, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए तब बाबू अभी अभी हम लोग क्या पढ़े, सुक्रोज के जल अपघटन और लैक्टोज का जल अपघटन, दोनों का आंसर सेम है। तो इस तरह याद करने में भी आसानी होगी। सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, लैक्टोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ बाबू। कौन चैप्टर था, जय अणु। जय अणु चैप्टर यहाँ क्या हुआ, समाप्त हुआ। कौन चैप्टर समाप्त हुआ, जय अणु चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे बहुलक की तरफ। कौन चैप्टर, बहुलक। कितना नंबर चैप्टर है, 14 नंबर। बहुलक किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुलक और एकलक को परिभाषित, इंग्लिश भी पूछता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा बाबू। सीधे पूछ देगा पॉलीमर, पॉलीमर और मोनोमर को परिभाषित करें, या पॉलीमर और मोनोमर के बारे में बताएं। तो बोलिए बहुलक किसे कहते हैं। इधर देखिए, बहुलक मतलब पॉलीमर, बहुत छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। जैसे मान लो ये दीवार बना है ईंटा से, तो ईंटा छोटा छोटा मिलकर बहुत बड़ा दीवार हो गया है। तो बहुत छोटे छोटे अणु मतलब बहुत छोटे छोटे ईंटा मिलकर क्या बना दिया, दीवार। तो बहुत छोटे छोटे अणु मिलकर क्या बना दिए, बड़ा अणु। और उसी बड़ा अणु को क्या बोलते हैं, क्लियर है। बहुलक का अणु भार क्या होता है, बहुत अधिक होता है, 10⁻³ से 10⁻⁷ यू के बीच होता है। यू लिखो या AMU लिखो, AMU को यू भी लिखते हैं। तो बोलिए बहुत छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। बहुलक का अणु भार बहुत अधिक होता है, कितना होता है, 10⁻³ से 10⁻⁷ यू के बीच होता है। एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन etc। हम लोग जो पॉलीथीन यूज करते हैं, पॉलीथीन भी एक तरह का क्या है, बहुलक है। चलिए एकलक, एकलक मतलब मोनोमर, वह छोटा अणु जिससे बहुलक का क्या होता है। इधर देखो, इधर ईंटा छोटा छोटा मिलकर दीवार बनाया तो दीवार हो गया बहुलक, दीवार क्या हो गया, और छोटका छोटका ईंटवा क्या हो गया, क्लियर है। एकलक से बहुलक बनता है। एकलक से क्या बनता है, तो ईंटा हो गया एकलक, उसी को बार बार रिपीट कर दिए तो बड़ा अणु बन गया क्या, दीवार। तो दीवार को क्या बोलेंगे, बहुलक। सिंपल बात है एकदम, देख लो। वह छोटा छोटा अणु जिससे बहुलक का क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, एकलक, मोनोमर। अब एकलक कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये देखो, देखो ट्रिक देखो। बहुलक का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन, पॉली हटा दो, क्या हटा दो, पॉली, तो क्या बचा,
तो इथीन हो गया क्या, एकलक। ये क्या है, पॉलीस्टाइरीन। पॉली हटा दो तो क्या बचा, तो स्टाइरीन क्या हो गया, एकलक। बात समझ में आया। एक बार और देखिए, बहुत छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बहुलक। बहुलक का अणु भार बहुत अधिक 10⁻³ से 10⁻7 यू के बीच होता है। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। एकलक वह छोटा अणु जिससे, वह छोटा छोटा अणु जिससे बहुलक का क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, एकलक मोनोमर। पॉलीथीन में से पॉली हटा दो क्या बचेगा, इथीन। पॉलीस्टाइरीन में से पॉली हटा दो क्या बचेगा, स्टाइरीन। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखिए बहुलीकरण, इतना तो क्लियर हो गया कि एकलक से क्या बनता है, वही डिफिनेशन है। एकलक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एकलक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिंपल। एकलक से क्या बनाना है, तो एकलक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बहुलीकरण। ये रहा आपका एकलक, इसी का नाम है इथीन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इथीन क्या है, एकलक। ये इथीन है, बहुलीकरण कराने पर ये बना बहुलक। और ये क्या है, पॉलीथीन है। क्या है बाबू, तो पॉलीथीन बहुलक है और इथीन क्या है। अब ये कैसे बना, देखो इसमें को बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड टूटता है तो नियम जानते हो, एक बॉन्ड टूटता है तो आधा लेफ्ट में जाता है और आधा, यही नियम है। तो यहाँ 2 बॉन्ड है, एगो टूटेगा तो आधा लेफ्ट आधा, तो देखो यहाँ 2 बॉन्ड होना चाहिए, एगो टूटा है तो आधा लेफ्ट आधा, इसको कोष्ठ घेरते हैं। आगे वाला एन कहाँ जाता है, नीचे। तो तुम कहोगे सर अंदर अंदर तो आधा बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन बाहरवा आधा कहाँ से आया, तो बाहरवा कोई और इथीन आकर जुड़ेगा, उसका आधा बॉन्ड है। नियम के अनुसार तो यहाँ डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा आधा लेफ्ट और आधा कहाँ जाएगा, राइट, ठीक है। आगे वाला एन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और ये है इथीन और ये क्या है, पॉलीथीन। इथीन एकलक हो गया, पॉलीथीन क्या हो गया, बहुलक हो गया। सिंपल, क्लियर है। स्रोतों के आधार पर बहुलक वर्गीकरण करेंगे, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। 2 तरह का होता है, प्राकृतिक और क्या, प्राकृतिक और क्या, कृत्रिम। 2 तरह का होता है, प्राकृतिक और क्या, कृत्रिम। प्राकृतिक देखो, वह बहुलक जो पेड़ पौधों और जंतुओं में क्या होते हैं, मतलब प्रकृति वाले चीजों में पाए जाते हैं। वह बहुलक जो पेड़ पौधे और जंतुओं से पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वह बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में, उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम बहुलक। सिंपल। वह बहुलक जो पेड़ पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। वह बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम बहुलक कहते हैं। तो देखो तो प्राकृतिक बहुलक कौन है, रबड़ है, सेलुलोस है, स्टार्च है। ये सब पढ़े हो ना पिछले चैप्टर में, सेलुलोस और स्टार्च कल ही पढ़े थे। तो रबड़ है, सेलुलोस है, स्टार्च है। कृत्रिम बहुलक क्या है, प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं, कहीं पेड़ पौधा पर तो प्लास्टिक उगता नहीं है। नाइलॉन, नाइलॉन का चक्का का बनता है नाइलॉन। पीवीसी, पीवीसी पाइप आता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप हम लोग बनाते हैं, पेड़ पौधा पर तो उगता नहीं है। सिंपल, बात समझ में आया। एक बार और देखिए शुरू से। बहुत छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का, उसे क्या बोलते हैं, बहुलक का अणु भार बहुत 10⁻³ से 10⁻7 यू के बीच होता है। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। एकलक मोनोमर, वह छोटा छोटा अणु जिससे बहुलक का क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, एकलक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एकलक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बहुलीकरण, या इसका एक और नाम होता है बहुलकन। क्या नाम होता है, हाँ, एकलक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। जैसे इथीन से क्या बनता है, पॉलीथीन, ठीक है। स्रोतों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार का, प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक। तो बोलिए, वह बहुलक जो पेड़ पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। वह बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं
उसे क्या बोलते हैं? उसे कृत्रिम बहुलक कहते हैं। उसे कौन बहुलक कहते हैं? कृत्रिम बहुलक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्रोत के आधार पर पढ़े थे, अब किसके आधार पर? संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। पहला क्या है? योगज मतलब, अरे बाबू इधर देखो, योगज मतलब, यहाँ से थोड़ा हार्ड स्टार्ट हुआ, ध्यान से। योगज मतलब संकलन बहुलक, संघनन बहुलक। देख लो, किताब में लिखता है योग हो जा, बकलोलवा एग्जाम में पूछता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। दोनों नाम वो एक के तरह का है, ध्यान से देखना क्या नाम है। संकलन बहुलक, संघनन बहुलक। पूछने पर कंफ्यूज हो जाता है लड़का सब कि क्या पूछ दिया, हम पढ़े हैं योगज, पूछा है संकलन, पता नहीं है। कितना बकलोलवा कंफ्यूज होकर संकलन को संघनन मानकर लिख देता है सब आंसर। बात समझ में आया? क्योंकि दोनों का नाम लगभग क्या है? सेम है। अब देखिए, वह बहुलक जिसमें एकलक अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर नहीं निकालता है। वह बहुलक जिसमें एकलक अभिक्रिया करके कोई भी सरल अणु बाहर नहीं निकालता है, उसे क्या बोलते हैं? योगज या संकलन बहुलक। ये देखो, वह बहुलक जिसमें एकलक अणु अभिक्रिया करके सरल अणु क्या करता है? बाहर निकालता है। सरल अणु कहाँ निकालता है? बाहर निकालता है। सिंपल आंसर है। इसमें सरल अणु बाहर, इसमें सरल अणु बाहर, सिंपल। इसमें सरल अणु बाहर नहीं निकलता है, इसमें सरल अणु बाहर निकलता है। बस इतना ही का अंतर है। एक बार और पढ़ो। वह बहुलक जिसमें एकलक अणु अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर नहीं निकालता है। वह बहुलक जिसमें एकलक अणु अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर निकालता है। तो बाहर नहीं निकालता है तो योगज बहुलक, बाहर निकालता है तो संघनन बहुलक। देखो यहाँ अभी अभी ये रिएक्शन पढ़े हो पॉलीथीन वाला, देखो तो ये क्या है? इथीन। ये क्या है? देखो तो कितना बॉन्ड है, ये पीछे कितना बॉन्ड है? तो एक बॉन्ड टूटेगा तो आधा लेफ्ट और आधा कहाँ जाएगा? राइट। आगे वाला एन कहाँ आएगा? कोई दिक्कत? एक बॉन्ड टूटेगा तो आधा लेफ्ट आधा राइट, आगे वाला एन कहाँ आएगा? नीचे। तो इथीन से ये क्या बना? इथीन से क्या बना? पॉलीथीन। इथीन से क्या बना? पॉलीथीन। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, ये थोड़ा रिएक्शन ध्यान से एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत कंफ्यूज भी करता है। देखिए 6 गो है, कगो है? हेक्सामिथिलीन। NH2 का नाम क्या होता है? एमीन। N पर कगो H है? 2 गो। NH2 का नाम एमीन, NH2 का नाम एमीन, तो इसका नाम है हेक्सामिथिलीन। देख लो, 6 गो को हेक्सा, CH2 का नाम मिथिलीन, हेक्सामिथिलीन, कगो एमीन है? हेक्सामिथिलीन डाई एमीन। इसका नाम क्या है? हेक्सामिथिलीन डाई एमीन। ये जो है एडिपिक एसिड, कौन एसिड? एडिपिक एसिड। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ध्यान से। हेक्सामिथिलीन डाई एमीन और कौन एसिड? एडिपिक एसिड आपस में क्या करेगा? रिएक्शन। तो देखो कैसे करेगा। ऊपर से H और नीचे से क्या? OH। ऊपर से H और नीचे से क्या? OH। ठीक है। हेक्सामिथिलीन डाईएमीन जानते हो कितना होगा? N होगा। एडिपिक एसिड भी कितना होगा? N होगा, क्योंकि बहुलक में सब चीज कितना होता है? N की संख्या में होता है, और वो N आगे से कहाँ आ जाता है? इसमें भी कुछ उसी तरह होगा। तो पहले देखो ध्यान से, हेक्सामिथिलीन डाईएमीन भी कितना है? N है। एडिपिक एसिड भी कितना है? N है। रिएक्शन करेगा तो इसमें सरल अणु कहाँ निकलेगा? तो देखो क्या निकलेगा? H और OH मिलकर क्या बनता है? H2O। H और OH मिलकर क्या बनता है? H2O। तो देखो इसमें H2O बाहर निकलेगा, लेकिन क्या इसमें कोई चीज बाहर निकला? इसमें डिफिनेशन कह रहा है कि सरल अणु बाहर, क्या इसमें कोई चीज बाहर निकला है? जो है उसी तरह का आंसर है, केवल बॉन्ड टूटा है। इसमें देखो बाहर निकल रहा है, तो H और OH H2O बाहर, H और OH H2O बाहर। तो जो बचा हुआ आंसर, बोलो क्या बचा?
बॉन्ड NH, बताते चलो, बॉन्ड NH, बॉन्ड CH2 का क्या होल 6, बॉन्ड क्या NH, बॉन्ड CO, NH के बाद क्या CO, बॉन्ड CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, बॉन्ड CO। आगे वाला N कहाँ आएगा, नीचे, आगे वाला N कहाँ आएगा, नीचे, और बाहर क्या होगा, H और OH H2O, H और OH H2O, कोगो H2O बाहर, तुम लोग कहेगा दूगो, अरे बकलोल दूगो नहीं, आगे कितना से गुणा हुआ है, तो N गो H2O बाहर होगा। N मतलब हजारों करोड़ों की संख्या में N है, हमको पता नहीं है कि कितना है, तो N से गुणा हुआ है तो H2O बाहर होगा, लेकिन एगो एगो दूगो नहीं, कितना H2O, NH2O प्लस क्या बाहर होगा, NH2O। और यही जो आंसर आया है ये है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। कोई दिक्कत, फिर से देखिए, एकलक अणु आपस में अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर, तो देख लो रिएक्शन में कोई चीज बाहर नहीं निकला है। एकलक अणु आपस में अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर, तो देखो ये बाहर निकला है, क्या निकला है, H2O, H2O निकला है। इस एग्जाम्पल से एक चीज और पता चल गया कि नाइलॉन 66 किसको किसको मिलाकर बनता है, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और क्या एडिपिक एसिड आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइलॉन 66, और इससे सरल अणु क्या बाहर निकला, H2O, तो बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा, संघनन बहुलक। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आया। वह बहुलक जिसमें एकलक अणु अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर, तो नहीं कुछ नहीं निकाला है, वह बहुलक जिसमें एकलक अणु अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर निकालता है, तो निकाला है सरल अणु क्या, H2O। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए अब देखो योगज बहुलक का प्रकार। अब ये ना पढ़े हो योगज बहुलक या संकलन बहुलक, दो नाम है। योगज बहुलक दो प्रकार का होता है, सम बहुलक, सम बहुलक और क्या सह बहुलक। देखो जैसे एक ही प्रकार के एकलक से बने बहुलक को क्या बोलते हैं, एक ही प्रकार के एकलक से बने बहुलक को क्या बोलते हैं, जैसे पॉलीथीन था तो किससे बना था, इथीन से, इथीन से पॉलीथीन बना था, लेकिन एक को नहीं इथीन था, इथीन से पॉलीथीन बनना था। एक ही प्रकार का एकलक है जिससे क्या बनेगा, बहुलक। इसमें भी देखो ब्यूना एस ब्यूना एन, क्या लिखा गया है, ब्यूना एस ब्यूना एन, ये भी एक ही प्रकार के एकलक से बनेगा। यहाँ देखो अलग अलग प्रकार के एकलक से बने बहुलक को क्या बोलते हैं, तो अलग अलग प्रकार से तो अभी ये बना था, देखो ना नाइलॉन 66 एक ही प्रकार से बना है कि दो प्रकार से, दो चीज मिलाकर बना है। और यहाँ देखना तो नहीं पॉलीथीन केवल किससे बना है, तो ये एक ही प्रकार से बना है, ये अलग अलग प्रकार को मिलाकर बना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नाइलॉन 66। एग्जाम्पल क्या होगा बाबू, नाइलॉन, नाइलॉन 66। कोई दिक्कत, जो पढ़े हो वही एग्जाम्पल में लिख दी है, कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। एक ही प्रकार के एकलक से बने बहुलक को सम बहुलक, अलग अलग प्रकार के एकलक से बने बहुलक को सह बहुलक। इसका इंग्लिश भी पूछता है, कभी कभी इंग्लिश से पूछ देगा। होमोपोलीमर, कौन पॉलीमर, होमोपोलीमर, होमोपोलीमर, इसका नाम कोपोलीमर। किसी को कोई दिक्कत, आइए इधर। सब बहुलक का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, किसका वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर बहुलक, यही ना पढ़ रहे हैं। देखो स्रोत के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, योगज बहुलक का प्रकार। अब किसके आधार पर, आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। पहला क्या है, वह बहुलक जिसका अंतराण्विक बल क्या हो जाता है, कमजोर होता है, और इसे तान कर छोड़ने पर अपना वास्तविक आकार प्राप्त
जैसे रबड़, रबड़ को, रबड़ में अंतराण्विक बल कमजोर होता है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तान सकते हैं। और तान को छोड़ने पर अपना वास्तविक आकार क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। बात समझ में आया? रबड़ है, उसके बीच बल कम होता है तभी ना तनाता है जी। और तुमको कहा जाए कि बेंच पकड़ कर तान दो, तनाएगा? कहा जाए ईंटा पकड़ कर तान दो, क्या तनाएगा? क्यों? क्योंकि उनके अंतराण्विक बल क्या है, मजबूत है। जबकि रबड़ के अंदर अंतराण्विक बल क्या है, कमजोर है, तो आसानी से तान सकते हो। और तान कर छोड़ने पर पुनः वह अपना वास्तविक आकार प्राप्त कर लेता है। तो देखो, वह बहुलक जिसका अंतराण्विक बल कमजोर होता है और जिसे ताना जा सकता है उसे प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। इसे तान कर छोड़ने पर अपना वास्तविक आकार प्राप्त कर लेता है। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, बात समझ में आया? रबड़ एग्जाम्पल ऐसे ही याद रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? रबड़। इलास्टिक समझते हो? इलास्टिक, छोटा बच्चा सब रबड़ वाला पैंट पहनता है, उसमें इलास्टिक है ना लगता है। तो इलास्टिक, ब्यूना एस, ब्यूना एन। कोई दिक्कत? वह बहुलक जिसका अंतराण्विक बल कमजोर होता है जिसके कारण उसे ताना जा सकता है, इसे तान कर छोड़ने पर अपना वास्तविक आकार प्राप्त कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक। ताप सुघट्य बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक। बाबू ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुलक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। ताप सुघट्य प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक। ठीक है, ताप सुघट्य और ताप दृढ़ प्लास्टिक। वह बहुलक जिसमें दुर्बल वंडरवाल बल होता है, इधर देखो, वह बहुलक जिसमें प्रबल वंडरवाल बल होता है, इसे गर्म करने पर बार बार क्या हो सकता है, और ठंडा करने पर बार बार क्या हो जाता है। इसको देखो, इसको गर्म करने पर केवल एक बार मुलायम हो सकता है, दोबारा मुलायम। तो देख लो, एक ही तरीके का है लगभग। वह बहुलक जिसमें दुर्बल वंडरवाल बल होता है और जिसे गर्म करने पर बार बार मुलायम और ठंडा करने पर बार बार कठोर हो जाता है, उसे ताप सुघट्य। वह बहुलक जिसमें प्रबल वंडरवाल बल होता है और जिसको गर्म करने पर केवल एक बार मुलायम होता है, दोबारा मुलायम नहीं हो सकता है, उसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। ये ताप सुघट्य प्लास्टिक योगज बहुलीकरण के कारण बनता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक संघनन बहुलीकरण के कारण बनता है। ये देखिए, ताप सुघट्य प्लास्टिक मुलायम, कोमल और कम भंगुर होता है, और ताप दृढ़ प्लास्टिक कठोर और अधिक भंगुर होता है। एग्जाम्पल अब देख लीजिएगा, असाइनमेंट में मिलेगा तो, बाकी डिफिनेशन अभी याद कीजिए। ठीक है, देखिए, वह बहुलक जिसमें दुर्बल वंडरवाल बल होता है और जिसको गर्म करने पर बार बार मुलायम और ठंडा करने पर बार बार कठोर हो जाता है, उसे ताप सुघट्य प्लास्टिक कहते हैं। वह बहुलक जिसमें प्रबल वंडरवाल बल होता है और जिसको गर्म करने पर केवल एक बार मुलायम हो सकता है, दोबारा मुलायम, उसे क्या बोलते हैं, ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। यह योगज बहुलीकरण के कारण बनता है, यह संघनन बहुलीकरण के कारण बनता है। यह मुलायम, कोमल और कम भंगुर होता है, यह कठोर और अधिक भंगुर। बात समझ में आया? वह बहुलक जो दुर्बल वंडरवाल बल के, वह बहुलक जिसमें दुर्बल वंडरवाल बल होता है और जिसको गर्म करने पर बार बार मुलायम और ठंडा करने पर बार बार कठोर हो जाता है, उसे ताप सुघट्य प्लास्टिक कहते हैं। वह बहुलक जिसमें प्रबल वंडरवाल बल होता है और जिसको गर्म करने पर केवल एक बार मुलायम, दोबारा मुलायम नहीं हो सकता है, उसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। यह योगज बहुलीकरण के कारण बनता है, यह संघनन बहुलीकरण के कारण बनता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। प्राकृतिक बहुलक। कौन बहुलक? प्राकृतिक रबड़। क्या बाबू? देखिए इधर, प्राकृतिक रबड़ कैसे बनता है? रबड़ का पौधा होता है बाबू, तो यह रबड़ के पौधे से प्राप्त होता है। रबड़ के पौधे में पौधे के छाल में क्या होता है? लेटेक्स होता है। लेटेक्स में जल और रबड़ का कौन विलयन होता है? इसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करके रबड़। बात समझिए ध्यान से एकदम। प्राकृतिक रबड़ है ना, यह रबड़ के पौधे से प्राप्त होता है
रबड़ के पौधे के छाल में क्या होता है? लेटेक्स होता है। लेटेक्स में जल और रबड़ का कोलाइडी और इसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करके रबड़ प्राप्त किया जाता है। यह भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः पाया। फिर से समझिए, प्राकृतिक रबड़ है ना, यह रबड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। रबड़ के पौधे के छाल में लेटेक्स होता है। लेटेक्स में जल और रबड़ का कोलाइडी विलयन होता है। इसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करके रबड़ प्राप्त करते हैं। फिर से देखिए, इधर देखिए, यह रबड़ के पौधे से प्राप्त होता है। रबड़ के पौधे के छाल में, पीछे, यह रबड़ के पौधे से प्राप्त होता है। रबड़ के पौधे के छाल में क्या होता है? लेटेक्स होता है। लेटेक्स में जल और रबड़ का कौन विलयन होता है? इसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करके रबड़ प्राप्त किया जाता है। रबड़ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका में पाया। कोई दिक्कत? रबड़ का गंधकीकरण, वल्कनीकरण, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। इधर सुनो, जो फैक्ट्री में रबड़ बनता है, जो प्राकृतिक रबड़ होता है, जो पेड़ पौधे से निकलता है, वो कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है और अधिक लचीला नहीं होता है। देखो यहाँ लिखा गया होगा, प्राकृतिक रबड़ कमजोर होता है ना, तो उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे मजबूत बनाते हैं। प्राकृतिक रबड़ में कम मात्रा में सल्फर, बहुत कम मात्रा में कार्बन और जिंक ऑक्साइड को मिलाते हैं तो प्राकृतिक रबड़ अधिक लचीला और अधिक मजबूत हो जाता है। इसे रबड़ का गंधकीकरण या वल्कनीकरण। सिंपल चीज समझो, जो भी हम लोग पेड़ पौधे से रबड़ प्राप्त करते हैं वो मजबूत और लचीला, उसको मजबूत और लचीला कैसे बनाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ में कम मात्रा में सल्फर और बहुत कम मात्रा में कार्बन और जिंक ऑक्साइड को मिलाते हैं तो प्राकृतिक रबड़ अधिक लचीला और अधिक मजबूत हो जाता है। इसे रबड़ का गंधकीकरण कहते हैं, मतलब रबड़ का वल्कनीकरण। सिंपल भाषा में समझो, रबड़ कमजोर और कठोर, रबड़ मजबूत और कठोर नहीं होता है। रबड़ मजबूत और लचीला और कठोर नहीं होता है। इसको मजबूत और लचीला बनाने के लिए प्राकृतिक रबड़ में कम मात्रा में सल्फर, मतलब गंधक, सल्फर का हिंदी नाम गंधक, प्राकृतिक रबड़ में कम मात्रा में सल्फर और बहुत कम मात्रा में कार्बन और जिंक ऑक्साइड को मिलाते हैं तो प्राकृतिक रबड़ अधिक लचीला और अधिक मजबूत हो जाता है। इस रबड़ का क्या बोलते हैं? गंधकीकरण। क्लियर है? जय निम्नीकरणीय बहुलक, वह बहुलक जो सूक्ष्म जीवों के एंजाइम द्वारा क्या हो जाता है? इधर देखो, वह बहुलक जो सूक्ष्म जीवों के एंजाइम द्वारा क्या हो जाता है? टूट जाता है, उसे जय निम्नीकरणीय बहुलक। एग्जाम्पल क्या है? यह दो प्रकार का होता है, PHBB नाइलन 2 नाइलन 6, PHBB नाइलन 2 नाइलन 6। किसी को कोई दिक्कत? देख लो, कोई दिक्कत है? वह बहुलक सूक्ष्म जीवों के एंजाइम द्वारा टूट जाता है, उसे जय निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल PHBB नाइलन 2 नाइलन 6। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कल संडे है ना, कल क्लास चलेगा, हम बताते हैं टेलीग्राम पर। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का ही क्लास लगेगा तो ये चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर क्या होगा? दैनिक जीवन में रसायन, वो भी कल खत्म। ठीक है, मतलब जो 3 चैप्टर रिएक्शन के अलावा है वो तीनों कल तक समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। चलिए।